बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद से हूँ, खतों में लिखा जाता है आपकी खैरियत मतलूब चाहता हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने हमसे शिकवा किया कि फर्स्ट ईयर की वीडियोस आप डाल रहे हैं, सेकंड ईयर की वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। हुजूर बेफिक्र हो जाएं, आप बेफिक्र मंद हो जाएं, बल्कि आपकी सेकंड ईयर की वीडियोस भी इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। उसका आगाज कर रहे हैं अपने चैनल पर। ये पहली वीडियो होगी इंशाल्लाह। मैंने प्लान किया चैप्टर 12 के 3 पार्ट्स हम करेंगे, स्टार्ट से गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन तक। फर्स्ट पार्ट जिसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद पोटेंशियल से मेलिकन्स तक, और कैपेसिटर पर एक वीडियो बना देंगे। ये 3 पार्ट्स में इंशाल्लाह बच्चों हम आगाज कर रहे हैं। प्रिपेयर हो जाएं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है आपने उसके बाद अपना सोल्यूशन सोचना है, फिर आपने इसे देखना है। आपने बार बार वीडियो को स्टॉप करते रहना है और स्टार्ट करते रहना है। आगाज करते हैं कूलम्स लॉ से। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों कि अगर हम Q1 को डबल, Q2 को हाफ, ये समझ जाना है आपने, ये 2 नहीं इसको मुराद लेना। 2 मीन्स डबल एंड 1/2 मीन्स हाफ, और R को हम डबल कर दें। बड़ा क्लासिकल सा क्वेश्चन हो गया है। तो आपने बताना F पे क्या असर पड़ेगा। आप अपना सोचें, मैं अपना बताता हूं। सो आंसर की तरफ चलते हैं। के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आप चूंकि MCQ डील कर रहे हैं तो आपने वो 5 स्टेप्स नहीं करने जो मैंने आपको बताए हुए हैं। ओल्ड इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, पुटेशन, सेपरेशन, ये सब वेरिएशन, ये कुछ नहीं करना आपने। आपने डायरेक्ट ट्रिक पे चलना है। जो आपको गिवन हो उसको लिखते जाइए। कांस्टेंट्स का वेरिएशंस में कोई किरदार नहीं होगा। तो K इज कांस्टेंट, इसे भूल जाएं। Q1 इज 2, Q2 is 1/2 and R is 2 times. So 2 square becomes 4. This 2 cancels with 2. So rest of the answer is 1/4. Means आपकी जो फोर्स होगी वो 4 times डिक्रीज कर जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है बच्चों कि आपने बताना है कि एप्सिलॉन आर का क्या यूनिट होगा। इसके लिए बहुत आसान ट्रिक है कि अगर आपको एक्सप्रेशन पता है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। आपने जो इलेक्ट्रिसिटी के पैरामीटर्स पढ़े हैं पूरे चैप्टर में, उसमें सब में वैक्यूम का पैरामीटर ऊपर आता है और मीडियम का डिनोमिनेटर में, सिवाय कैपेसिटेंस के। कैपेसिटेंस में मीडियम का पैरामीटर सी मीडियम ऊपर और सी वैक्यूम नीचे चला जाता है। याद रखना है, क्योंकि ये रेशो है, सो इट विल बी नो यूनिट। राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं बच्चों। अगर आप दो चार्जेस हैं आपके पास, Q1 एंड Q2, इनके दरमियान हम आपसे पूछते हैं कि द एंगल बिटवीन देयर फोर्सेस। अगर ये दोनों पॉजिटिव हों तब भी, और अगर ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तब भी। अब बहुत सारे बच्चे दिमाग में सोचेंगे कि ये रिपेल कर रहे हैं, इनमें तो बना 180। ये चूंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनमें 0 बनेगा। नो, इट इज रॉन्ग। अगर ये अट्रैक्ट भी करेंगे तब भी इनकी फोर्सेस की डायरेक्शन चूंकि ऑपोजिट होंगी, सो एंगल विल रिमेन 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ये है बच्चों कि आपने ये बताना है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान हम कोई मीडियम रख दें, इंसुलेटिंग मीडियम जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, तो क्या फोर्स की अमाउंट में इजाफा होगा या फोर्स कम हो जाएगा। इसके लिए हम फार्मूले की तरफ जाएंगे। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दैट वाज द फॉर्मूला। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मीडियम डिनोमिनेटर में है, तो इसकी वजह से फोर्स में डिक्रीज पाया जाएगा। फोर्स विल डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 5। एक आपके पास 10 कूलम चार्ज है और दूसरा 5 कूलम चार्ज है। 5 कूलम चार्ज सपोज इस पर 200 न्यूटन फोर्स लगाता है। तो आपको बताना है कि ये कितनी फोर्स होगी। माइंड में ये आ रहा होगा कि 5 वाला 200 अगर लगाए तो ये डबल चार्ज है, तो ये डबल फोर्स लगाएगा, मींस ये 400 न्यूटन होगा। हरगिज नहीं, ये भी एग्जैक्टली 200 न्यूटन होगा। लॉजिक इज सिंपल, F12 is equal to F21. Your Coulomb's law follow third law of Newton. Action and reaction equal in magnitude but opposite in direction. तो बच्चों ये 200 न्यूटन होगा। My next question is कि अगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स का वैल्यू बढ़ जाए या फोर्स का वैल्यू कम हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। द आंसर इज सिंपल कि अगर मैं इनका गैप बढ़ाना शुरू कर दूं तो गैप बढ़ाने से इस फोर्स की अमाउंट में डिक्रीज होने लग जाएगा।
और अगर इनका गैप कम करने लग जाए तो ये फोर्स इंक्रीज होने लग जाएगा। यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के साथ साथ हम जानते हैं कि ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर भी इनवर्सली है। तो आर डिक्रीज करने से फोर्स इंक्रीज होगा, आर इंक्रीज करने से फोर्स डिक्रीज होगा। सो यू कैन चेंज द एफ में आप चेंज ला सकते हैं बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द चार्जेस। एक ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान आप मेटल रख दें तो फोर्स क्या होगा? And answer is simple, force becomes zero because the relative permittivity for the conductors is infinity and something divided by infinity becomes zero। तो बच्चों अगर दो चार्जेस के दरमियान आप प्रिंसिपल ब्रेक करेंगे, डाइलेक्ट्रिक रखने की बजाय कोई मेटल रख देंगे तो फोर्स इसका जीरो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से हमारे पास ये फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q नॉट। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। क्वेश्चन ये है कि ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए वैलिड है या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए वैलिड है? एंड आंसर इज वेरी सिंपल, दिस इज मास्टर फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। बाकी एक्सप्रेशंस पर स्पेसिफाई हो जाएंगे, कोई फॉर्मूला किसी पर लगेगा, कोई किसी पर, लेकिन ये फॉर्मूला हर तरह की सिचुएशन में आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास स्पेस में उसी तरह 5 कूलम चार्ज पड़ा है और 10 कूलम चार्ज बच्चों पड़ा है, दोनों चार्जेस पड़े हैं। अब आपसे क्वेश्चन फोर्स का नहीं पूछा जा रहा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। इसको कैलकुलेट करना समझें। आपको अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए तो इसके बाहर टेस्ट चार्ज रखेंगे, और अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए तो इसके बाहर भी टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब इस सिचुएशन को अलग देखिए, इसको अलग देखिए। इसका प्रोडक्ट बन रहा है 10Q नॉट और इसका प्रोडक्ट बन रहा है 5Q नॉट। फोर्सेस में डिफरेंस आ जाएगा। इधर फोर्स का अमाउंट ज्यादा होगा तो फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, और इधर फोर्सेस का प्रोडक्ट कम बन रहा है इसलिए फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी। E और F आपस में डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, इस वजह से इसकी फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी 5 कूलम चार्ज की, और 10 कूलम चार्ज की बच्चों फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन जो आपके पास आएगा वो है बेसिकली इसके यूनिट से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? दो यूनिट्स हैं, आप दोनों माइंड में सोच लें। इसका यूनिट हम जब कैलकुलेट करेंगे तो F ओवर Q नॉट न्यूटन ओवर कूलम, एक तो बेसिक यूनिट है न्यूटन पर कूलम। फिर अगर आप इसे मीटर से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो इट विल बिकम न्यूटन मीटर ओवर कूलम्स मीटर, एंड न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जाउल्स डिवाइडेड बाय कूलम्स मीटर, एंड जाउल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट, सो इट विल बी वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों ये दोनों यूनिट्स आपने माइंड में रखने हैं। और यहां से एक हिंट भी मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज नहीं होता, बल्कि पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस भी होता है। ये आगे बढ़कर इसके फॉर्मूलाज आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की काउंटिंग लिख लेते हैं पहले। 13, 14, ये जरा मेरा स्टाइल है, 1 नहीं लिखता मैं इसके साथ, एंड दिस इज 20th MCQ। अच्छा बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो, सिंगल पॉजिटिव चार्ज स्पेस में, उसकी फील्ड लाइंस 2D होंगी या 3D होंगी? इसका आंसर बहुत सिंपल है कि चार्ज के बारे में पहले डिसाइड करेंगे कि 2D है या 3D है। चार्ज इज लाइक सर्कल और लाइक स्फीयर। ऑफ कोर्स चार्ज इज लाइक स्फीयर, सो स्फीयर 3D, उससे इमिट होने वाली फील्ड लाइंस भी 3D होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो फील्ड लाइंस क्रॉस क्यों नहीं करती? इसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है। बिल्कुल बेसिक से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है और दुनिया के तमाम वेक्टर्स एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन रखते हैं। आपने दो मुंह के इंसान और सांप तो सुने होंगे, लेकिन दो मुंह के वेक्टर नहीं होते। कोई वेक्टर ऐसा नहीं होता कभी भी कि वो यहां आए फिर इस पॉइंट पर उसकी दो डायरेक्शन हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ वेक्टर। तो अगर फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी तो जब आप इनके टेंजेंट्स प्लॉट करेंगे तो एक पॉइंट पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां एक से ज्यादा डायरेक्शन ऑफ ई बनेगी।
which is not possible. Every vector has one and only one direction at one point. ये इसका रीजन है जिसकी वजह से फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती, ये इसकी लॉजिक में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डिफरेंशिएशन। मैं अब शॉर्ट की तरफ आ गया। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का हम डिफरेंशिएशन पूछना चाहते हैं कि वो क्या होगा। यूनिफॉर्म फील्ड वो होती है जब फील्ड लाइंस के दरमियान स्पेस यूनिफॉर्म हो, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कब होंगी, जब उनके दरमियान का स्पेसिंग या बढ़ रहा हो या फिर कम हो रहा हो। अगर तो स्पेसिंग बढ़ रहा होगा तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आपकी वीक होगी, और अगर इनके दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा हो तो फील्ड लाइंस स्ट्रांग हो जाएंगी। तो यूं समझिए कि फील्ड की दो टाइप्स, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म की फर्दर दो टाइप्स, वीक और स्ट्रांग। वीक तब जब डिस्टेंस कम हो रहा हो, और स्ट्रांग, वीक तब जब डिस्टेंस बढ़ रहा हो, और स्ट्रांग तब जब डिस्टेंस कम हो रहा हो। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, स्ट्रांग और वीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा। हीटेड रोलर पर क्या चार्ज होता है? कंफ्यूज नहीं होना। आपके पास सबसे पहले ये लिंक चल रहा था कि इमेज जो है वो पॉजिटिव था, फिर टोनर नेगेटिव था, फिर हीटेड रोलर पॉजिटिव होगा। ये सीक्वेंस रखना है, हीटेड रोलर इज पॉजिटिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ये है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस एंगल पर हाफ ऑफ द मैक्सिमम हो जाता है? तो इसका मैंने कुलिया आपको बताया कि कॉस, साइन एंड टेन, ये याद रखना है आपने, ये पूरी फिजिक्स में अप्लाई होगा। कॉस हाफ होता है 60 डिग्री पर, साइन हाफ होता है 30 डिग्री पर, टेन हाफ होता है 27 डिग्री पर। तो बच्चों आपने फॉर्मूले में देखना है कि क्या है। हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में चूंकि कॉस है तो ऑफ कोर्स वो 60 पर हाफ हो जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा 60 डिग्री। उसके बाद अब गॉसेस लॉ के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत ध्यान से देखना है आपने। सपोज करें कि आप सोडियम एटम है, और सोडियम एटम का इसकी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम गॉसेस लॉ लगाएंगे। गॉसेस लॉ में चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये एक्सप्रेशन है। चार्ज एनक्लोज इसमें है, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, so 11e is the charge enclosed divided by epsilon naught। तो 11e divided by epsilon naught बच्चों इसका फ्लक्स बनेगा। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन, सब अब गॉसेस लॉ के क्वेश्चन आएंगे। आपके पास 12 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है, आपने सरफेस का फ्लक्स बताना है। रॉन्गली हम ये सोचते हैं कि बिल्कुल वही सेंस, चार्ज 12 ओवर एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज रॉन्ग। सिर्फ चार्ज नहीं देखना हमने, ये चार्ज उस क्लोज बॉडी के अंदर इनक्लोज होना जरूरी है। So charge enclosed is 0 divided by epsilon naught, so flux becomes 0। इसी से मुतालिक एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज करें कि एक आपके पास सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। मैं आपके ऑप्शन भी दे देता हूं, फ्लक्स EA होगा या 2EA होगा या 3EA होगा या 0 होगा। इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका टोटल फ्लक्स 0 होगा। इसकी दो रीजन हैं। पहली रीजन, चार्ज इनक्लोज 0, इसलिए चार्ज इनक्लोज 0, फ्लक्स इज 0। दूसरी लॉजिक, अगर आप यहां से फ्लक्स देखेंगे तो वेक्टर एरिया इज आउटवर्ड एंड फील्ड इज राइटवर्ड, सो टोटल फ्लक्स इज -EA। वेक्टर एरिया आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड, एंगल 0, सो फ्लक्स इज EA। और ये पैरेलल सरफेस का फ्लक्स ऑलरेडी 0 है, तो अब टोटल जब करेंगे -EA प्लस 0 प्लस EA, तो आंसर विल बी 0। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये सिलेंडर तो हमारी बुक में बना हुआ है और इसका आंसर 2EA आया था। वो तब आया था जब हमने इस सिलेंडर को एज अ गाशियन सरफेस लिया और यहां पर चार्ज इनक्लोज था। अब दोनों लॉजिक से सोचें, चार्ज इनक्लोज है तो फ्लक्स भी होगा, और इसकी फील्ड लाइंस दोनों तरफ आउटवर्ड हो जाती थी, जो वेक्टर एरिया से पैरेलल हो जाती थी। तो इस वजह से EA फ्लक्स इसका बनता था और EA फ्लक्स इसका, तो इसका टोटल फ्लक्स बच्चों बन जाता था 2EA। क्वेश्चन 9 और 10 मैं क्यूब से रिलेटेड करवाना चाहता हूं, उसको हम देखते हैं। ये क्यूब वाला क्वेश्चन बहुत मशहूर है बच्चों, गॉसेस लॉ से पूछा जाता है। आपके पास सपोज करें कि एक क्यूब है, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? जितने रूम के होते हैं, 6 फेसेस। इस 6 फेसेस रखने वाली क्यूब के सेंटर पर आपने एक चार्ज रख दिया Q,
तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना होगा। उसको दो तरह से कैलकुलेट करना है। नंबर वन, आप गॉसेस लॉ लगाएंगे, चार्ज इनक्लोज क्यू एंड इट इज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यू हैव द सेकंड वे, फ्लैट सरफेस के रूल से आप निकालें तो हर एक में फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही हैं, जैसे यहां हुआ था, और वेक्टर एरिया भी आउटवर्ड है, पैरेलल बन जाएंगे, तो हर फ्लेस का फ्लक्स बनेगा EA। सो टोटल फ्लक्स विल बी 6EA। और ये लिखने में कोई कबाहत नहीं, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 6EA। ये वैल्यूज जो दो दी गई हैं ये पूरे क्यूब के लिए वैलिड होंगी बच्चों, 6EA एंड Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दिस इज फॉर क्यूब। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए फॉर वन फेस, एक फेस के लिए बताइए कि कितना फ्लक्स होगा। अब एक फेस के लिए आपको दोनों साइड्स पर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा Q ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट एंड EA। वेरी नाइस बच्चों, बहुत अच्छा आपने कोऑपरेट किया, आंसर्स भी दिए। आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, इसमें से चीजें नोट करनी है और अपने कमेंट्स में अपना बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इंशाल्लाह टिल सेकंड वीडियो आप अपने सेकंड पोर्शन को भी प्रिपेयर रखें ताकि आप बहुत अच्छे आंसर दे सकें। थैंक यू सो मच। आपने अपने चैनल का ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।